नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, इतिहास व्याख्याता। आज हम मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं और उसमें मुगल साम्राज्य की स्थापना और विस्तार, जिसमें हमें अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ और औरंगजेब पढ़ना है। उसमें सबसे पहले हम आज अकबर के विषय में पढ़ेंगे। उससे पहले हमने बाबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी के विषय में अध्ययन किया था। आज हम अकबर के विषय में पढ़ रहे हैं। अकबर 1556 से 1605 ईस्वी। शेरशाह सूरी से परास्त होकर हुमायूं जब अमरकोट के राजपूत राजा वीर साल के यहाँ शरण लिए हुए था, तब यहीं पर 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अकबर का जन्म हुआ था। चूँकि हुमायूं उस समय निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा था, अतः अकबर का बाल्यकाल संकटों में व्यतीत हुआ। हुमायूं के पुणे भारत अभियान के समय जब हुमायूं ने सरहिंद पर विजय प्राप्त कर ली, तब हुमायूं ने अकबर को युवराज घोषित कर दिया। दिल्ली विजय के बाद हुमायूं ने अकबर को लाहौर का गवर्नर नियुक्त कर बैराम खां को उसका संरक्षक बना दिया। 27 जनवरी 1556 ईस्वी को हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर पंजाब में कलारौन नामक स्थान पर था। हुमायूं की मृत्यु का समाचार प्राप्त होते ही बैराम खां ने कलानौर में ही अकबर का राज्याभिषेक कर दिया। इसके तीसरे दिन राज्याभिषेक दरबार हुआ, जिसे सम्राट ने सभी प्रमुख पदों पर नई नियुक्तियां कर दी तथा अकबर के नाम का खुतबा पढ़ा गया। बैराम खां को खाने खाना की उपाधि देकर वकील ए सल्तनत यानी प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। अब देखिए अकबर की प्रारंभिक कठिनाइयाँ। अकबर के राज्यारोहण के समय मुगलों की सत्ता केवल आगरा, दिल्ली और पंजाब के एक भाग तक ही सीमित थी। शेरशाह के उत्तराधिकारी सिकंदर सूर, मोहम्मद आदिल शाह तथा इब्राहिम सूर भारत में पुनः अफगान साम्राज्य स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील थे। अकबर के सौतेले भाई मोहम्मद हाकिम मिर्जा का काबुल पर आधिपत्य था। वह पंजाब को अधिकृत करने हेतु प्रयत्न कर रहा था। आदिल शाह का प्रधानमंत्री हेमू सर्वाधिक शक्तिशाली हो रहा था तथा वह उत्तर भारत का स्वतंत्र शासक बनने का प्रयत्न कर रहा था। सिंध, मुल्तान और कश्मीर में स्वतंत्र मुस्लिम शासक थे, जिनकी मुगल सम्राट के प्रति कोई निष्ठा नहीं थी। पूर्व में बंगाल और बिहार पर अफगानों का अधिकार था और पश्चिम में गुजरात और मालवा स्वतंत्र राज्य थे। राजपूत राज्य भी स्वतंत्र होकर अपनी शक्ति बढ़ा रहे थे। सुदूर दक्षिण में खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर, बीदर और बरार के राज्य थे, जिनके लिए मुगल सम्राट का कोई महत्व नहीं था। वे अपने पड़ोसी विजयनगर के हिंदू राज्य से संघर्ष थे। स्मिथ मोदी के अनुसार राज्यारोहण के समय अकबर किसी साम्राज्य का स्वामी नहीं माना जा सकता था। वह तो अपनी छोटी सी सेना पर भी पूर्ण विश्वास नहीं कर सकता था। भारतीय मुसलमान नवागंतुक मुगलों को विदेशी समझते थे। कई सरदारों ने तो उसे काबुल लौट जाने की सलाह दे दी। ऐसी संकटापन्न स्थिति में सौभाग्य से उसे बैराम खां जैसा सुयोग्य सेनापति तथा स्वामी भक्त संरक्षक मिल गया। बैराम खां इन विपरीत परिस्थितियों में भी निराश नहीं था। उसने अकबर को दिल्ली चलने के लिए प्रेरित किया। पानीपत का दूसरा युद्ध। अकबर और बैराम खां अपनी योजना बना ही रहे थे कि उन्हें सूचना मिली कि हेमू ने दिल्ली व आगरा पर अधिकार कर लिया है तथा विक्रमाजीत की उपाधि धारण कर हिंदू साम्राज्य की स्थापना कर ली है। किसी समय आटा बेचने वाला बनिया अब अकबर का प्रबल शत्रु बन गया। बैराम खां ने सिकंदर सूर से पंजाब की रक्षा का दायित्व गुलबदन बेगम यानी हुमायूं की बहन के पति खिजर खां को सौंपकर मुगल सेना के साथ दिल्ली की ओर बढ़ना प्रारंभ किया। हेमू ने मुगल सेना को रोकने के लिए अपने अग्रिम दल को तोपखाने सहित पानीपत की ओर भेज दिया। बैराम खां ने भी एक सैनिक टुकड़ी को हेमू के अग्रिम दल से मुकाबला करने के लिए रवाना कर दिया। हेमू का तोपखाना सुरक्षित नहीं था, अतः मुगल सैनिक टुकड़ी ने बिना किसी विशेष कठिनाई के हेमू के तोपखाने पर अधिकार कर लिया। इससे हेमू हतोत्साहित नहीं हुआ और शेष सैन्य पानीपत के मैदान में आ पहुंचा।
उस समय मुगल सेना का एक अग्रिम दल पहले से ही पानीपत के मैदान में पड़ाव डाले हुए था। 5 नवंबर 1556 को दोनों पक्षों के बीच युद्ध आरंभ हो गया। हेमू की सेना ने बड़ी वीरता से मुगलों का सामना किया और मुगल सेना भागने कोई थी कि हेमू की आंख में तीर लग गया, जिससे वह बेहोश होकर हाथी के होदे में गिर गया। इस पर हेमू की सेना में अफवाह फैल गई कि हेमू मर गया, जिससे घबराहट फैल गई। मुगलों ने स्थिति का लाभ उठाया और हेमू की सेना भाग खड़ी हुई। मुगलों को निर्णायक विजय प्राप्त हुई। शाह कुली खान नामक मुगल सैनिक ने हेमू को पकड़ लिया और अकबर के समकक्ष पेश किया। बेहराम खान ने अकबर से अनुरोध किया कि इस काफिर का वध कर दिया जाए, किंतु अकबर मरते हुए व्यक्ति का गला काटने को तैयार नहीं हुआ। अकबर ने अपनी तलवार से केवल हेमू का सिर छू दिया और बेहराम खान ने अपनी तलवार से हेमू का सिर धड़ से अलग कर दिया। पानीपत का दूसरा युद्ध पानीपत के प्रथम युद्ध से भी अधिक महत्वपूर्ण माना पानीपत का दूसरा युद्ध पानीपत के प्रथम युद्ध से भी अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की नींव स्थापित हुई थी, लेकिन यह नींव इतनी कमजोर सिद्ध हुई कि शेरशाह सूरी ने उसे ध्वस्त कर दिया। लेकिन पानीपत के दूसरे युद्ध के बाद मुगल साम्राज्य की नींव इतनी मजबूत हो गई कि भारत में 1857 ईस्वी तक मुगल वंश चलता रहा। पानीपत के इस युद्ध में विजय का श्रेय बेहराम खां को था। उसके अधिकारों में वृद्धि हो गई और साम्राज्य की संपूर्ण सत्ता अपने हाथ में केंद्रित हो गई। सत्ता के मध्य में वे इतना चूर हो गया कि वे सम्राट की भी उपेक्षा अवज्ञा करने लगा। परिणाम स्वरूप 4 वर्ष बाद ही उसका पतन हो गया। प्रतिद्वंदियों का अंत हेमू के पतन के बाद ही उसकी सेना छिन भिन हो गई। हेमू का बूढ़ा पिता और उसकी विधवा पत्नी अपनी संपत्ति आदि लेकर अलवर की तरफ भागे। इधर बेहराम खां ने पीर मोहम्मद को हेमू का कोष लाने हेतु अलवर की तरफ भेज दिया। पीर मोहम्मद ने हेमू के पिता को पकड़कर इस्लाम धर्म स्वीकार करने को कहा, लेकिन हेमू के पिता ने बड़ी निर्भीकता से इनकार कर दिया। पीर मोहम्मद ने उसकी हत्या कर दी। इसी बीच हेमू की पत्नी धन से लदे हाथियों के साथ होशियारपुर के पास बाज बावरा की पहाड़ियों की ओर भाग गई। मेवात का प्रदेश मुगलों के अधिकार में आ गया। अब अकबर के लिए उत्तर भारत की विजय करना आसान हो गया। पानीपत की विजय के बाद मुगल सेना को सुलेमान मिर्जा के विद्रोह को दबाने के लिए काबुल भेजा गया, जहां सुलेमान मिर्जा ने आत्मसमर्पण कर दिया। सिकंदर सूर को दबाने स्वयं बेहराम खां गया। सिकंदर सूर ने मानकोट के दुर्ग में जा छिपा। मुगल सेना ने दुर्ग घेर लिया। वे घेरा 6 माह तक चलता रहा। जब सिकंदर सूर को प्रमुख अफगान सरदारों की पराजय और आदिल शाह की मृत्यु के समाचार मिले, तब उसने निराश होकर बिहार में कई जागीर मिलने की शर्त पर मुगलों से संधि कर अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। 1559 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार अकबर के सभी प्रतिद्वंदी समाप्त हो गए और मुगलों को चुनौती देने वाला कोई अखबार नहीं बचा। 1558 ईस्वी से 1560 ईस्वी तक अकबर ने ग्वालियर, अजमेर तथा जौनपुर को भी जीत लिया। बेहराम खां का पतन बेहराम खां एक साहसी सैनिक, कुशल राजनीतिज्ञ, ईमानदार और विश्वास पात्र सेवक था। उसने अल्पवयस्क अकबर को राज्य स्थापना में ही सहायता नहीं दी, बल्कि राज्य विस्तार कर उसे सुदृढ़ करने में भी अपूर्व सहयोग दिया। अकबर के दरबार में वह सर्वोच्च पद पर आसीन था। अकबर उसका आदर करते हुए उसे खान बाबा कहकर पुकारता था। इससे तुर्क अमीर उससे ईर्ष्या करने लगे। उधर बेहराम खां भी स्वेच्छाचारी प्रकृति का था। प्रशासन में वे अपने आप को आवश्यक मानता था। बेहराम खां के सेवकों के दम्भीपन के कारण अब दरबार में उसके विरुद्ध एक प्रबल समूह उत्पन्न हो गया। फिर अब अकबर 18वें वर्ष में प्रवेश कर चुका था, इसलिए बेहराम खां के संरक्षण से मुक्त होकर अपना पद दृढ़ता से संभालना चाहता था। फलस्वरूप अगस्त 1560 ईस्वी में बेहराम खां का पतन हो गया। अकबर ने मुनीम खां को प्रधानमंत्री बना दिया और बेहराम खां को मक्का जाने की अनुमति दे दी।
मक्का जाते हुए रास्ते में पाटन नामक स्थान पर मुबारक खां लोहानी ने नामक एक अखबार ने 31 जनवरी 1561 ईस्वी में उसकी हत्या कर दी। हरम का प्रभाव और उससे मुक्ति, यानी कि पेटीकोट शासन। बेराम खां के पतन के साथ ही अकबर हरम के प्रभाव में चला गया। अकबर ने अपनी धाई महामनगा और शिहाबुद्दीन को संयुक्त प्रधानमंत्री नियुक्त किया। महामनगा एक अत्यधिक महत्वाकांक्षिणी थी। वे प्रशासन में अपने प्रभुत्व बनाए रखना चाहती थी, अतः वे शिहाबुद्दीन के साथ मिलकर कार्य नहीं कर सकी। महामनगा ने शिहाबुद्दीन के स्थान पर उसी के विरोधी बहादुर खां को नियुक्त करवा दिया। बहादुर खां सर्वथा अयोग्य था, अतः उसे हटाया गया और 10 सितंबर 1560 ईस्वी को मुनीम खां की नियुक्ति की गई। इस प्रकार अकबर पर महामनगा का प्रभाव स्थापित हो गया। इससे महामनगा का पुत्र आदम खां अत्यधिक शक्तिशाली हो गया। अकबर ने महाम का प्रभाव कम करने के लिए अतक खां को प्रधानमंत्री बना दिया। इस पर 16 मई 1562 ईस्वी को आदम खां ने अतक खां की हत्या कर दी तथा वे अकबर का सामना करने को भी तत्पर हो गया। इस पर अकबर ने आदम खां के हाथ पैर बंधवाकर महल की छत से नीचे फेंकवा दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। पुत्र वियोग के कारण 24 जनवरी 1562 ईस्वी को महामनगा की मृत्यु हो गई और अकबर हरम के प्रभाव से मुक्त हो गया। अकबर द्वारा साम्राज्य विस्तार। अकबर संपूर्ण भारत पर अपनी सत्ता स्थापित करना चाहता था। उसने अपनी सैनिक शक्ति तथा कूटनीति से केवल उत्तर भारत पर नहीं, दक्षिण भारत के प्रमुख भाग पर भी अपना साम्राज्य स्थापित किया। निसंदेह वे एक साम्राज्यवादी व्यक्ति था। वे कहा करता था, एक सम्राट को सदैव विजय के लिए तत्पर रहना चाहिए, अन्यथा पड़ोसी शासक उसके विरुद्ध सशस्त्र उठा लेते हैं। अकबर ने सदैव इस नीति का अनुसरण किया और नंबर 1 है मालवा की विजय। मालवा के शासक बाज बहादुर की विलासप्रियता के कारण प्रशासन अस्त व्यस्त हो रहा था, अतः अकबर मालवा विजय के लिए लालायित हो उठा। 1561 ईस्वी में उसने बाज बहादुर का दमन करने के लिए आदम खां को भेजा, जिसने शीघ्र ही मालवा पर अधिकार कर लिया, किंतु आदम खां का व्यवहार असंतोषपूर्ण था, अतः अकबर ने पीर मोहम्मद को मालवा का गवर्नर नियुक्त किया। पीर मोहम्मद भी अत्याचारी निकला। बाज बहादुर ने उसकी अपकीर्ति का लाभ उठाकर पुनः मालवा पर अधिकार कर लिया। इससे क्रुद्ध होकर अकबर ने अब्दुल्ला खां उज्बेक को भेजकर मालवा पर अधिकार किया, उसे साम्राज्य का एक प्रांत बना दिया। इसी बीच सरफुद्दीन ने मेड़ता के दुर्ग पर शाही अधिकार कर लिया। मेड़ता का जयमल राठौड़ महाराणा उदय सिंह की शरण में चला गया। गोंडवाना पर विजय। मध्य भारत में स्थित गोंडवाना का राजा वीर नारायण अल्पवयस्क था तथा राज्य की वास्तविक शक्ति राजमाता दुर्गावती के हाथ में थी। विजय लिप्सा से प्रेरित होकर अकबर ने 1564 ईस्वी में गोंडवाना पर आक्रमण करते हुए आसफ खां को भेजा आक्रमण करने हेतु। रानी दुर्गावती ने बड़ी वीरता और साहस के साथ मुगल सेना से लोहा लिया, किंतु विशाल मुगल सेना के विरुद्ध विजय प्राप्त करना असंभव था। अतः अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए वीरांगना दुर्गावती ने आत्महत्या कर ली और उसका पुत्र रण क्षेत्र में वीरगति को प्राप्त हुआ। गोंडवाना मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। अकबर एक दूरदर्शी सम्राट था। उसने अनुभव किया कि राजपूतों की सहायता के बिना कोई मुस्लिम साम्राज्य स्थायी नहीं हो सकता, अतः उसने राजपूतों से मैत्री संबंध स्थापित करने का निश्चय किया। वे प्रेम, सहानुभूति तथा उदारता से राजपूतों का हृदय जीतना चाहता था। 1562 ईस्वी में उसे अवसर भी मिला। राजपूतों से प्रथम संपर्क। जनवरी 1562 ईस्वी में अकबर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की पवित्र मजार का दर्शन करने हेतु अजमेर जा रहा था। मार्ग में आमेर के कछवा राजा भारमल से उसकी भेंट हुई। अकबर ने उसके साथ बड़ा शिष्ट व्यवहार किया। इससे प्रभावित होकर भारमल ने अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ कर दिया। अकबर ने भारमल के पुत्र भगवान दास तथा पौत्र मान सिंह
को शाही सेना में उच्च पद प्रदान किया। इस वैवाहिक संबंध का भारतीय इतिहास में बड़ा महत्व है। डॉक्टर बेनी प्रसाद ने लिखा है कि इस वैवाहिक संबंध से भारत की राजनीति में एक नए युग का सूत्रपात हुआ। अकबर को शीघ्र ही ज्ञात हो गया कि राजपूत उसके अन्य उच्च पदस्थ मुसलमान कर्मचारियों से कहीं अधिक स्वामी भक्त है। अतः अब उसने अन्य राजपूत राजाओं को अपने दरबार में आने तथा वहाँ कार्य करने के लिए प्रेरित किया। उसने जोधपुर, जैसलमेर तथा बीकानेर के राजाओं ने भी अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, जिन्हें शाही दरबार में ऊंचे एवं प्रतिष्ठित पद दिए गए थे। जो राजपूत राजा 350 वर्षों से दिल्ली के मुसलमान शासकों से जूझते आए थे, वे अब मुगलों के प्रबल समर्थक हो गए और साम्राज्य विस्तार के लिए अपना रख बांधने लगे। फिर नेक्स्ट है चित्तौड़ की विजय। मेवाड़ का राणा उदय सिंह मुगल सम्राट को म्लेच्छ समझता था। भारत के राजपूत शासक मेवाड़ के राजा को हिंदुआ सूरज अर्थात सिरमौर मानते थे। अतः अकबर ने जब तक मेवाड़ को अधीन नहीं कर लेता, उसकी उत्तरी भारत की विजय पूर्ण नहीं हो सकती थी। फलस्वरूप अकबर ने 1567 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। महाराणा उदय सिंह दुर्ग की रक्षा का भार जयमल और पत्ता पर छोड़कर पहाड़ों में चले गए। चित्तौड़ का घेरा लंबे समय तक पड़ा रहा। राजपूतों ने डटकर मुगलों का मुकाबला किया। दुर्भाग्यवश जब जयमल किले की दीवार की मरम्मत करा रहा था, अकबर ने उसे पहचान लिया और बंदूक से गोली से मार गिराया। सेनापति के मरते ही राजपूत सैनिकों का साहस टूट गया और 8000 वीर राजपूत केसरिया बाना पहनकर राजपूत कर युद्ध भूमि में जूझ मरे और स्त्रियों ने जौहर व्रत का पालन किया। चित्तौड़ पर मुगलों का अधिकार हो गया। अकबर जयमल और पत्ता के शौर्य तथा पराक्रम पर इतना मुग्ध था कि उसने इन योद्धाओं की पाषाण मूर्तियों को आगरा के किले की दीवार पर सम्मान सूचक रूप से स्थापित की। रणथंभौर की विजय। चित्तौड़ विजय के एक वर्ष उपरांत अकबर ने अप्रैल 1568 ईस्वी में रणथंभौर के सुदृढ़ दुर्ग पर आक्रमण कर दिया। इस समय यह दुर्ग बूंदी के हाडा राजपूत सुरजन राय के अधिकार में था। अकबर ने दुर्ग पर तोपों तथा अग्निवर्षा प्रारंभ की, जिससे दुर्ग की दीवारें टूटने लगी। दुर्ग की रक्षा असंभव प्रतीत होने पर सुरजन राय ने दुर्ग की चाबियां सम्राट को सौंपकर उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। 22 मार्च 1569 ईस्वी को रणथंभौर पर मुगलों का अधिकार हो गया। कालिंजर की विजय। उत्तर प्रदेश में स्थित कालिंजर का दुर्ग उत्तर भारत के अभेद दुर्गों में समझा जाता था। इस पर रीवा के राजा रामचंद्र का अधिकार था। अगस्त 1569 ईस्वी में अकबर ने मजनू खां को कालिंजर की विजय के लिए भेजा। रामचंद्र चित्तौड़ और रणथंभौर के पतन से परिचित था, अतः उसने स्वयं ही आत्मसमर्पण कर दिया और दुर्ग पर अकबर का आधिपत्य हो गया। अकबर ने राजा रामचंद्र को इलाहाबाद के समीप एक जागीर निर्वाह हेतु प्रदान कर दी। जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। अकबर की इन विजयों से अन्य राजपूत राजा उसकी शक्ति से भयभीत होने लगे। वे अकबर की सहानुभूति तथा उदारतापूर्ण नीति से भी प्रभावित हुए और उन्होंने अकबर की सेवा करने का निश्चय किया। 1570 ईस्वी में अकबर नागौर की तरफ आया। यहाँ बीकानेर के राव कल्याणमल और उसका पुत्र राय सिंह अकबर की सेवा में उपस्थित हुए, उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। शीघ्र ही जैसलमेर के राजा हर राय ने बीकानेर नरेश का अनुसरण किया। अकबर ने बीकानेर और जैसलमेर राजघराना से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। इस प्रकार 1570 ईस्वी तक राजपूतों के सभी राज्यों ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। केवल मेवाड़ अभी भी अपनी वंश परंपरा का पालन करते हुए मुगलों की अधीनता से मुक्त था। जोधपुर के रावचंद्र सेन ने भी लंबे समय तक मुगलों का प्रतिरोध किया था। गुजरात पर विजय। गुजरात अंतर्राज्यीय व्यापार का केंद्र था, मक्का जाने के मार्ग में पड़ता था। अकबर गुजरात को अपनी पैतृक संपत्ति समझता था। अतः 1572 ईस्वी में अकबर ने गुजरात विजय के लिए प्रस्थान किया। इस समय गुजरात में गृह युद्ध छिड़ा हुआ था तथा वहां का शासक मुजफ्फर शाह तृतीय एक शक्तिहीन एवं अयोग्य शासक था। अकबर की शक्ति से भयभीत होकर मुजफ्फर शाह भागकर एक खेत में जा छिपा। गुजरात के सरदारों व अमीरों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली।
आवश्यक प्रबंध कर अकबर फतेहपुर सीकरी लौट आया। अकबर के जाते ही वहाँ उपद्रव शुरू हो गया। अतः अकबर विद्युत वेग से गुजरात आया और विद्रोहियों को पूरी तरह कुचल दिया। अंत में 1584 ईस्वी में गुजरात को पूर्ण रूप से मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। इससे मुगलों को स्वतंत्र सामुद्रिक मार्ग प्राप्त हुआ और वे पुर्तगालियों के संपर्क में आए। दक्षिण विजय के लिए गुजरात मुगलों का आधार स्थल बन गया। बंगाल और बिहार की विजय। बंगाल और बिहार अफगान शक्ति के केंद्र थे। 1564 ईस्वी में सुलेमान खान ने बंगाल पर एक नए राजवंश की स्थापना की तथा उड़ीसा व बिहार को भी अधिकृत कर लिया। 1568 ईस्वी में उसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। 1572 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र दाऊद खां ने अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया तथा मुगल क्षेत्र जमानिया पर अधिकार कर लिया। अकबर जैसा महत्वाकांक्षी सम्राट इस कुचेष्टा को सहन नहीं कर सका था। अकबर ने पहले जौनपुर के गवर्नर को शेष सैन्य दाऊद पर आक्रमण करने का आदेश दिया, किंतु वह असफल रहा। अंत में मुनीम खां ने 1576 ईस्वी में दाऊद को पराजित किया। युद्ध में दाऊद मारा गया। बंगाल और बिहार मुगल साम्राज्य में मिला लिए गए। मेवाड़ पर पुनः आक्रमण। महाराणा उदय सिंह ने के समय चित्तौड़ राजपूतों के हाथ से निकल गया था और उदय सिंह ने उसे पुनः हस्तगत न कर सका। 1572 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र महाराणा प्रताप सिंह गद्दी पर बैठा। स्वाधीनता की किरणें प्रताप की आंखों में फूट फूट कर निकलती थी। स्वाभिमानी राणा प्रताप ने मेवाड़ को मुगलों के पंजे से मुक्त कराने की प्रतिज्ञा की थी। उसके साधन सीमित थे और अन्य राजपूत शासक अकबर के केवल समर्थक ही नहीं थे बल्कि प्रताप के बड़े शत्रु भी थे। इन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी वीर शिरोमणि प्रताप अपने मार्ग से तनिक भी विचलित नहीं हुआ। उधर अकबर भी प्रताप का नतमस्तक करने को दृढ़ संकल्प कर चुका था। इसी समय आसपास कछवा नरेश मान सिंह गुजरात से लौटते हुए उदयपुर में ठहरा था। इसी महाराणा प्रताप ने उसका यथोचित आदर सत्कार किया, किंतु उसके साथ भोजन करने के लिए अपने पुत्र अमर सिंह को भेज दिया और स्वयं नहीं गया। मान सिंह ने इसे अपमान समझा। वह समझ गया कि उसकी बुआ का अकबर के साथ विवाह होने के कारण ही प्रताप भोजन से उसके साथ सम्मिलित नहीं हुआ। दिल्ली पहुंचकर मान सिंह ने अपनी अपमान की कथा अकबर को सुनाई और उसके कान भरे। अकबर के क्रोध की कोई सीमा न रही। उसने राणा प्रताप पर आक्रमण करने का आदेश दे दिया। हल्दी घाटी का युद्ध। राजा मान सिंह और आसफ खां के नेतृत्व में मुगल सेना मेवाड़ की ओर चल पड़ी। उधर राणा प्रताप ने भी युद्ध की तैयारी कर ली। जून 1576 में गोगुंदा के समीप हल्दी घाटी के मैदान में दोनों पक्षों में भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में देशभक्त राजपूत उन राजपूतों से लड़ रहे थे जिन्होंने अपनी स्वतंत्रता बेच दी। राणा प्रताप और उसके सैनिक बड़ी वीरता से लड़े, किंतु मुगलों की अपार शक्ति के सामने असफल रहे। इस विजय के परिणाम स्वरूप समस्त मेवाड़ पर मुगलों का आधिपत्य स्थापित हो गया। राणा प्रताप युद्धभूमि से पहाड़ों की ओर चले गए, किंतु हतोत्साहित नहीं हुए। राणा प्रताप ने अपना संग्राम जारी रखा और अनेक कठिनाइयों के होते हुए भी अपनी मृत्यु से पूर्व चित्तौड़, अजमेर और मांडलगढ़ को छोड़कर सारे मेवाड़ पर अधिकार कर लिया। निसंदेह प्रताप एक देशभक्त तथा वीर योद्धा था। प्रताप की मृत्यु के बाद अमर सिंह गद्दी पर बैठा। 1599 ईस्वी में अकबर ने मान सिंह के विरुद्ध सेना भेजी, किंतु राणा के वीर सरदारों ने मुगलों के सारे प्रयत्न निष्फल कर दिए और मेवाड़ पूर्ववत स्वतंत्र बना रहा। अकबर की मेवाड़ के अधीन करने की अभिलाषा उसके जीवन काल में पूरी नहीं हुई। उत्तर पश्चिमी सीमांत नीति। अकबर के आरंभिक काल में काबुल का शासक उसका सौतेला भाई मिर्जा मोहम्मद हकीम था। उसकी मृत्यु के बाद 1585 ईस्वी में अकबर ने काबुल को अपने साम्राज्य में मिला लिया और कछवा राजा मान सिंह को वहां का गवर्नर नियुक्त किया। अगले वर्ष मुगलों ने कश्मीर पर भी अपना अधिकार कर लिया और उसे काबुल प्रांत का एक भाग बना दिया। अब केवल दक्षिणी सिंध को छोड़कर समस्त उत्तरी भारत पर अकबर का अधिकार हो चुका था।
सिंध को अधिकृत करने के बाद ही वह कंधार पर आक्रमण कर सकता था। अतः उसने बैराम खां के पुत्र अब्दुल रहीम खान खाना को सिंध पर आक्रमण करने भेजा। सिंध के शासक मिर्जा जानी बेग तुर्कमान ने डटकर सामना किया। मिर्जा जानी बेग तुर्कमान ने किंतु परास्त हुआ। अकबर ने जानी बेग को शाही सेना में नौकर रख लिया। सिंध विजय के बाद अकबर ने कांधार विजय के लिए अभियान शुरू कर दिया। 1595 ईस्वी में कांधार को साम्राज्य में मिला लिया गया। अकबर की यह विजय उसकी कुशल नीति की विजय थी। उसने फारस के शाह के संबंध बिना बिगाड़े कांधार पर विजय कर ली थी। इसी वर्ष बलूचिस्तान पर मुगलों का अधिकार हो गया। इसी बीच वह अकबर ने 1592 में उड़ीसा को भी बंगाल प्रांत के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया। अब नेक्स्ट है दक्षिण विजय। उत्तर भारत की विजयों से निवृत्त होने के बाद अकबर का ध्यान दक्षिण भारत की ओर आकर्षित हुआ। अकबर ने दक्षिण के स्वतंत्र राज्यों के पास अपनी अधीनता स्वीकार करने के प्रस्ताव भेजे। इस पर एक राज्य को छोड़कर किसी भी राज्य ने संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। अतः जिन राज्यों ने संतोषजनक उत्तर नहीं दिया उन्हें युद्ध में पराजित कर उन्हें सम्राट की अधीनता स्वीकार करने को बाध्य किया। अकबर की दक्षिण विजयों का विस्तृत विवेचन आगे मुगलों की दक्षिण नीति के अंतर्गत किया जाएगा। राज्य सीमा। उपयुक्त विजयों के फलस्वरूप अकबर का साम्राज्य काबुल से बंगाल तक और कश्मीर से बीजापुर तथा गोलकुंडा की उत्तरी सीमा तक विस्तृत हो गया। काबुल, कश्मीर, लाहौर, सिंध, मुल्तान, दिल्ली, आगरा, अवध, इलाहाबाद, अजमेर, गुजरात, मालवा, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, खानदेश, बरार, अहमदनगर आदि सभी प्रदेश उसके राज्य में शामिल थे। और वेरी इंपॉर्टेंट है अकबर की राजपूत नीति। अकबर एक दूरदर्शी सम्राट था। उसने शीघ्र समझ लिया कि राजपूतों की सहायता के बिना हिंदुस्तान में मुस्लिम साम्राज्य स्थायी नहीं रह सकता था तथा उनके सक्रिय सहयोग के बिना कोई सामाजिक अथवा राजनीतिक एकता संभव नहीं हो सकती थी। अतः उसने प्रेम, सहानुभूति तथा उदारता से राजपूतों के हृदय को जीतकर उनसे मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए थे, जिनका विस्तृत विवेचन आगे मुगलों की राजपूत नीति के अंतर्गत किया जाएगा। अकबर की इस नीति के परिणाम स्वरूप साम्राज्य में संयुक्त शासकीय वर्ग का उदय हुआ। जिन राजपूत शासकों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली उन्हें दरबार में सम्मानपूर्ण स्थान दिया, ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त किया, उन्हें अपने धर्म पर आचरण करने की स्वतंत्रता दी तथा उन्हें उनके जीवन, धन संपत्ति तथा मान मर्यादा की रक्षा का आश्वासन दिया। ऐसे संयुक्त शासकीय दल में से अकबर ऐसे योद्धाओं का दल जुटा सका जिन्होंने भयंकर से भयंकर आपत्ति में भी अपूर्व साहस एवं स्वाभिमानी का परिचय दिया। राजस्थान के शक्तिशाली राजपूत घराने मुगल साम्राज्य के सुदृढ़ आधार स्तंभ बन गए और उन्हीं के सहयोग से मुगल साम्राज्य का विस्तार हो सका। सलीम का विद्रोह। अकबर ने अपने बड़े पुत्र सलीम से प्रारंभ से ही बहुत स्नेह करता था और प्यार से उसे शेखू बाबा कहकर संबोधित करता था। अकबर ने उसे अन्य राजकुमारों की तुलना में उच्च पद दिए थे, जिससे स्पष्ट था कि अकबर सलीम को ही अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। फिर भी युवावस्था में सलीम की उद्दंडता और अपने पिता के प्रति उसकी ऐशिष्टता बढ़ती गई। सलीम अपने पिता के साथ साथ अबुल फजल से भी नाराज था। उसका ख्याल था कि अबुल फजल के प्रभाव के कारण ही युवराज के रूप में उसके महत्व की उपेक्षा की जा रही है। उम्र बढ़ने के साथ साथ वे सिंहासन प्राप्ति के लिए भी उतावला होता जा रहा था। उसकी असंतुलित मद्यपान और अत्यधिक भोग विलास के कारण भी अकबर उसे नाराज था। अकबर ने उसे मेवाड़ के सैनिक अभियान पर भेजा, लेकिन उसने इस अभियान में कोई रुचि नहीं दिखाई और अजमेर से ही वापस लौट आया। इससे अकबर उससे अधिक नाराज हो गया और उसका झुकाव अपने तीसरे पुत्र दानियाल की तरफ होने लगा, क्योंकि दूसरे पुत्र मुराद की मृत्यु हो चुकी थी। जब अकबर दक्षिण विजय में व्यस्त था, सलीम ने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। उसने स्वर्गीय अमीर शाहबाज खां की संपत्ति पर अधिकार कर लिया और आगरा की तरफ कूच किया। उसकी दादी उसे समझाने हेतु रवाना हुई, लेकिन वह इलाहाबाद चला गया, जहां उसने स्वतंत्र शासक की व्यवहार करना आरंभ कर दिया। इसलिए अकबर को दक्षिण से आगरा आना पड़ा। सलीम अपने 30,000
घुड़सवारों के साथ अकबर से मिलने आगरा की तरफ रवाना हुआ, लेकिन अकबर का कड़ा रुख देखकर वे वापस इलाहाबाद लौट गया। इस समय अकबर ने परामर्श हेतु दक्षिण से अबुल फजल को बुलाया। सलीम ने ओरछा के राजा वीर सिंह बुदेला से अबुल फजल की हत्या करवा दी। इससे अकबर क्रोध से पागल हो उठा। सलीम सुल्ताना बेगम और गुलबदन बेगम के प्रयासों से पिता और पुत्र में मेल करवाया। लेकिन सलीम इलाहाबाद जाकर पुणे शराब के नशे में डूब गया और ऐसे क्रूरतापूर्वक कार्य किए कि अकबर के रोंगटे खड़े हो गए। अकबर उसे दंड देने स्वयं इलाहाबाद की तरफ रवाना हुआ, लेकिन हमीदा बानो बेगम की मृत्यु के कारण वे न जा सका। अपनी दादी की मृत्यु पर शोक प्रकट करने के बहाने 9 नवंबर 1604 को सलीम अकबर के दरबार में उपस्थित हुआ। प्रारंभ में तो सम्राट ने उसके प्रति सद्भावना प्रकट की, किंतु दरबार समाप्त होते उसे बंदी बना लिया। 10 दिनों तक उसे शराब से वंचित रखने के बाद उसे मुक्त कर दिया गया। 11 मार्च 1605 ईस्वी को दानियाल की भी मृत्यु हो गई। अतः अकबर को अपने एकमात्र जीवित पुत्र सलीम पर ध्यान केंद्रित करना पड़ा, लेकिन सलीम के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया। अकबर ने अपना ध्यान सलीम के पुत्र खुसरो पर केंद्रित किया। आमेर के राजा मान सिंह और अजीज कोका खुसरो को प्रोत्साहित करने लगे। फलस्वरूप सलीम और उसके पुत्र खुसरो के बीच तनाव और कटुता पैदा हो गई। इससे अकबर इतना आघात लगा कि वे सख्त बीमार पड़ गया। अकबर की मृत्यु। अकबर की गंभीर बीमारी के दौरान सलीम के स्थान पर खुसरो को गद्दी पर बिठाने का षड्यंत्र रचा गया, लेकिन स्वामी भक्त अमीरों के कारण खुसरो को सत्तारूढ़ करने का षड्यंत्र असफल हो गया। सलीम को अकबर के पास लाया गया। सलीम ने सम्राट के चरणों में अपना सिर रख दिया। अकबर अंतिम सांस गिन रहा था तथा बोलने में असमर्थ था। अतः सम्राट ने संकेत से अपने अनुचरों का आदेश दिया कि सलीम को शाही पगड़ी और खिल्लत पहनाए और उसकी कमर में सम्राट की कटार बांध दे। अनुचरों ने आज्ञा का पालन किया। उसी दिन सम्राट का 25 का दौरा पड़ा और 25 से 26 अक्टूबर 1605 ईस्वी की अर्धरात्रि में सम्राट ने चिरकाल के लिए आंखें मूंद ली। सम्राट को मुस्लिम विधि से नहलाया गया तथा आगरा से 5 मील दूर सिकंदरा में दफना दिया गया था। अकबर का व्यक्तित्व। भारतीय इतिहास के महान सम्राटों में अकबर का प्रमुख स्थान है। वह केवल एक महान विजेता और साम्राज्य निर्माता ही नहीं था, बल्कि प्रजापालक शासक भी था। उसने अपने पिता के मृतप्राय साम्राज्य को न केवल सुसंगठित एवं सुदृढ़ किया, बल्कि उसे एक विशाल साम्राज्य में परिवर्तित करवा दिया। वह साम्राज्य 200 वर्षों तक स्थायी रहा। अकबर की विजय केवल सैनिक विजय ही नहीं थी, बल्कि उसने तो जनता के हृदय पर विजय प्राप्त की थी। वे पहला मुसलमान शासक था जिसने इस बात को महसूस किया कि भारत में सुदृढ़ तथा स्थायी साम्राज्य की स्थापना के लिए बहुसंख्यक हिंदुओं का सहयोग तथा उनकी सद्भावना प्राप्त करना नितांत आवश्यक है। अतः उसने इन हिंदू शासकों के सहयोग से भारत को एक प्रबल राष्ट्र में परिवर्तित कर दिया। भारतीय जीवन का ऐसा कोई अंग नहीं था जो अकबर के सुशासन से प्रभावित एवं उन्नत नहीं था। उसके राज्यकाल में कभी भी प्रजा का शोषण नहीं हुआ। उसने तो हिंदू और मुसलमानों में समन्वय स्थापित करने का ईमानदारी से प्रयास किया। हिंदुओं की असुविधा को दूर कर उन्हें ऊंचे ऊंचे पदों पर प्रदान किए। उनके ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करवाया और उन्हें हर तरह से सहायता और सम्मानता प्रदान की गई। वास्तव में अकबर एक राष्ट्र निर्माता था। उसके आदर्श और सिद्धांत आज भी महत्वपूर्ण हैं। डॉक्टर रामप्रसाद त्रिपाठी ने लिखा है कि अकबर अपने युग का निर्माता भी था और उस युग की उपज भी था। एक अन्य स्थान पर उन्होंने लिखा कि अकबर ने संयुक्त भारत के निर्माण के लिए धैर्यपूर्वक प्रयत्न किया, लेकिन स्मिथ ने लिखा है कि उसके सारे सुधारों और कार्यकलापों का एक ही उद्देश्य था, शक्ति, यश तथा संपत्ति में वृद्धि। स्मिथ की यह आलोचना कुछ अंशों तक सही प्रतीत होती है, लेकिन स्मिथ ने उसकी प्रशंसा भी की है। उसने लिखा है कि वह मनुष्यों का जन्मजात सम्राट था और उसे इतिहास में ज्ञात शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली होने का अधिकार था। अकबर के शासन की उपलब्धियों को देखते हुए कहा जा सकता है कि राजनीतिज्ञता में महारानी एलिजाबेथ प्रथम, शासन प्रबंध
में फ्रेडरिक महान, ऋण कौशल में नेपोलियन बोनापार्ट और धर्मपरायण में अशोक महान के समकक्ष था। उसने मुगल साम्राज्य का स्थायित्व और सुदृढ़ता प्रदान की, जिससे साम्राज्य आगे की सदियों तक चलता रहा। अकबर स्वयं निरक्षर था, किंतु साहित्य में उसकी बड़ी रुचि थी। वे दर्शन शास्त्र, धर्म शास्त्र, राजनीति आदि विषयों की पुस्तकें ध्यानपूर्वक सुनता था। उसने एक विशाल पुस्तकालय स्थापित किया, जिसमें सहस्त्रों हस्तलिखित ग्रंथ है। बड़े बड़े कवि, विद्वान तथा लेखकों को अकबर का संरक्षण प्राप्त हुआ था। तत्कालीन कलाओं में भी उसकी रुचि थी। हिंदू और मुस्लिम कलाओं के समन्वय की शुरुआत उसी के राज्यकाल में शुरू हुई। उपयुक्त विवेचन के आधार पर अकबर को महान की उपाधि से विभूषित करना न्याय संगत है। अकबर स्वयं कहा करता था कि व्यक्ति की श्रेष्ठता विवेक पर आधारित है। विवेक के महत्व और उसके प्रति आस्था ने ही उसे अंधविश्वासों से मुक्त रखा, जो मध्यकाल में बहुत सामान्य थे। अतः मुगल साम्राज्य के सुदृढ़ीकरण का श्रेय अकबर को दिया जा सकता है। इस प्रकार हमने बहुत ही विस्तृत रूप से अकबर महान के विषय में पढ़ा है। धन्यवाद।